मैं आपको शक्ति का दूसरा सिद्धांत बताता हूं। मुझे नहीं मालूम कि यह सिद्धांत मुझे बताना चाहिए या नहीं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह सही है या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसको मानता हूं और मुझे मालूम है कि इसके बारे में कई लोग जिनके हायर मॉरल वैल्यूज हैं शायद न भी समझते हो या न भी वो रखते हो, लेकिन एक मेरा विचार है, चाहे तो इस पर विचार करें। सब नहीं तो कुछ न कुछ लोगों को शायद इस विचार से कुछ सोचने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि राज करते वक्त, जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज कर लो, हम तो जा रहे हैं, तो यहां पर गुलाम वंश भी बन गया। अगर हम लड़ाई के वॉरफेयर के उसूलों से देखें कि किसी भी राष्ट्र की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर होती है, किन चीजों से वो लड़ाई लड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि ये शक्तिशाली है, दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्या वो अव्यय होते हैं उसके, क्या घटक होते हैं उसके। तो भारत के पास जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति, और जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी शक्ति को अगर हम ये देखें तो शायद 1 और 1000 का अनुपात भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हम वो नहीं कर पाए। और ये प्रश्न भी किसी ने पूछा, उस पर मैं आऊंगा बाद में। निवेदिता जी ने उसका बहुत अधिक उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि क्या कारण है, किसके कारण भी हम लोग इस लड़ाई में इतिहास ने हमारा साथ या हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। क्या कारण है कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं, हम बाड़ लगाते हैं, वो लोग वहां से मना करते हैं कि आप हमारे आदमियों को आने दीजिए, और हम कुछ नहीं कर पाते।
और भारत में 2 करोड़ नागरिक रहते हैं। हम हर एयरपोर्ट के ऊपर में इमिग्रेशन की चेक पोस्ट लगाते हैं कि कहीं पर कोई एक आदमी बिना पासपोर्ट के या बिना वीजा के भारत में प्रवेश न कर जाए। यहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये वो करता है कि जिन लोगों ने जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो काम किया है वो भारत के ऊपर आक्रमण के बराबर काम किया है। और वही सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2005 के निर्णय के 3 दिन के अंदर में एक नया अध्यादेश जारी करके उन सारे के सारे कानूनों को फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, क्योंकि जो वो आईएमडीटी एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। ये सब बातें हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक कारण, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं होगा, कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया। जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियन थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को निशुल्क बिजली, पानी और घर उपलब्ध करवा रही है। सरिता विहार और मदनपुर खादर के लोगों का कहना है कि विधायक अमानतुल्लाह खान सभी रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं। बता दें कि 13 जून को सरिता विहार के मदनपुर खादर में जो कुछ देखने को मिला वो भारत के लिए किसी भी हाल में ठीक नहीं है। उस दिन दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी उन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तू मैं कर रहे थे जिन्हें एक साजिश के तहत वहां बसाया गया था। इस तू मैं में स्थानीय विधायक और हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले अमानतुल्लाह खान का शामिल होना और भी शर्मनाक था। उस दिन उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भारत के जनप्रतिनिधि न होकर रोहिंग्या मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता हैं और संरक्षक हैं। मदनपुर खादर और कालिंदी गुंज में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर स्थानीय कुछ मुसलमान नेताओं ने रोहिंग्याओं को बसा दिया था और इन्हें दिल्ली सरकार राशन, बिजली और पानी मुफ्त में दे रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इन सब के लिए केजरीवाल की पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान इनके आधार कार्ड भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की सरकार घुसपैठियों के साथ है? आखिर ये अवैध तरीके से देश में घुसे रोहिंग्या मुसलमानों का इतना समर्थन क्यों कर रही है? इस पर भारतवासियों को सवाल उठाना चाहिए या नहीं? आपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल जी को सुना, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अगर आप भी उनकी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। डोभाल कई सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा भी रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने जासूसी की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए। अजीत डोभाल का जन्म 1945 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनकी पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। केरल के 1968 बैच के IPS ऑफिसर डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा है। वह 2005 में IB की डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी है। वह मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। डोभाल को जासूसी का लगभग 37 साल का अनुभव है। वह 31 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। पाकिस्तान और आतंकियों को हर बार दिया चकमा। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुफिया एजेंसी रा के अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में जीत के नायक बने। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल आतंकियों से निगोशिएशन करने वाले मुख्य अधिकारी थे। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए कई आतंकियों को सरेंडर कराया। अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस रहे हैं। वह 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हेड प्लानर भी रहे। इनके सामने जेम्स बॉन्ड के भी किस्से फीके लगते हैं। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के भी किस्से फीके लगते हैं। अजीत डोभाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते हैं। वह जहां भी गए और जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिली उसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अहम भूमिका निभाई। साल 1984 में 3 से 6 जून तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार को देश कैसे भूल सकता है, जब अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर पर खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडावाले और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। इसको मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडरावाले को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने एक पाकिस्तानी गुप्तचर की भूमिका निभाई और देश की सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाई। इसकी बदौलत सेना का ऑपरेशन आसान हो गया। भारत विरोधी कश्मीरी उग्रवादी कूका पारे उर्फ मोहम्मद यूसुफ पारे को अजीत डोभाल मुख्यधारा में लाए। पाकिस्तान प्रशिक्षित कूका पारे 250 आतंकियों को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। उसने जम्मू और कश्मीरी आवामी लीग नाम की पार्टी भी बनाई। कूका एक बार विधायक भी बना। 2003 में एक कार्यक्रम से लौटते समय उसकी आतंकियों ने हत्या कर दी। 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहृत किए गए रोमानिया राजनीतिक राडू को बचाने सफल योजना बनाने वाले अजीत डोभाल ही थे। डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाली। 1 दशक तक उन्होंने खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का नेतृत्व किया। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के कैंप को नष्ट करने के ऑपरेशन के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा हाथ है।
पीओके में अंजाम दिए गए सर्जिकल ऑपरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई। अजीत डोभाल कब कौन से ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इस बारे में तभी पता चलता है जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है। कुछ ऐसी ही भूमिका उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद भी निभाई थी। दोस्तों, हम अपने चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो लाते हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती हैं, जो आपको सच को उजागर सामने लाती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।